था, लेकिन सबसे ज्यादा रिस्क था ह्यूमन कैजुअलिटी का वहां पे, क्योंकि धुएं से, क्योंकि काफी धुआं फैल गया था। नोएडा में अभी प्रदूषण का स्तर गंभीर है। यहां ग्रैब 4 लागू है और इसे देखते हुए डीएम ने अपने आदेश को 25 नवंबर तक बढ़ा दिया है। इसके तहत किसी भी बोर्ड के स्कूल में चलने वाली 12वीं तक की कक्षाएं फिजिकल नहीं चलेगी। 25 नवंबर तक सभी कक्षाएं ऑनलाइन ही चलाई जाएंगी। पहले ये आदेश 23 नवंबर तक था और अब इसे बढ़ा दिया गया है। डीएम ने आदेश पत्र में साफ है कि अब भी नोएडा का एक्यूआई 450 के आसपास बना हुआ है और ऐसे में बच्चों के सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है, इसलिए किसी भी बोर्ड से संबंधित स्कूल फिजिकल क्लास नहीं चलाएंगे। हालांकि नोएडा में स्मॉग कम हो रहा है, जिससे लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिल रही है। वहीं प्राधिकरण की ओर से भी अब तक 60 की बजाय 100 से ज्यादा स्प्रिंकल ट्रक लगाए गए हैं। इसके अलावा स्मॉग गन और लगातार ज्वाइंट टीम द्वारा दिन और रात में निरीक्षण किया जा रहा है ताकि प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सके। वहीं अपील की जा रही है कि बाहर निकलते समय मुंह पर मास्क लगाएं, साथ ही धूप निकलने के बाद ही मॉर्निंग वॉक पर जाएं ताकि सेहत पर स्मॉग और धूल का असर ना हो। और अमरोहा जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने प्राथमिक विद्यालय तारापुर विकासखंड अमरोहा का औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कक्षा 1 और 2 के बच्चों से पहाड़ा, घटाना और हिंदी पढ़वाकर पठन पाठन का परीक्षण किया। इस बीच कक्षा 3 के बच्चे के बारे में अध्यापक के बताए जाने पर कि 45 तक का पहाड़ा आता है, जिस पर जिलाधिकारी ने बच्चे से 26 का पहाड़ा बिना गलती के सुनकर आश्चर्यचकित होकर खुशी जाहिर की। वहीं जिलाधिकारी ने खुशी जाहिर कर कहा कि अच्छी शिक्षा बच्चों को दी जा रही है, गंभीरता के साथ बच्चों का ध्यान दिया जा रहा है। जिलाधिकारी ने प्रधानाध्यापक गौरव कुमार को प्रशस्ति पत्र देने का आश्वासन दिया। तो वही कहा कि इसी तरह जिले के सभी विद्यालयों में अध्यापक को रुचि लेकर बच्चों को पढ़ाने पर ध्यान देना होगा, तभी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सकेगा। और यूपी के महोबा जिले में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन के तहत 180 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। जनपद के चारों ब्लॉकों में आयोजित कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों सहित पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने सहभागिता कर नवविवाहित जोड़ों को दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने पर सुखमय जीवन का आशीर्वाद दिया। तो वहीं नवविवाहित दुल्हन ने सीएम योगी की महत्वाकांक्षी योजना की जमकर सराहना की। मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से हमारी शादियां करा रहे हैं गरीब भाइयों की, बहनों की, इससे हमारे माता पिता का फिजूल का खर्चा बच रहा है, इससे हमें लाभ मिल रहा है, इससे हमें शादी करवानी चाहिए। ये मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना बेसिकली जो है वो गरीब परिवारों के लिए है। अभी भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो अत्यधिक गरीब हैं। उनके लिए ये कार्यक्रम जो है प्रदेश सरकार के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमारे जनपद में अभी इस वर्ष जो है पहली बार जो है इस वित्तीय वर्ष में ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। तकरीबन 174 जोड़े टोटल जनपद में जिनका आज सामूहिक विवाह का कार्यक्रम है। देखिए, आज हमारे जनपद में 180 जोड़ों का हमने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में उनकी शादी का समारोह रखा है इधर, और ये अलग अलग विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम हो रहे हैं। तो इस यहाँ पर हमारे जो मुख्यालय पे 74 जोड़े हैं जिनको हमने आज मुख्यमंत्री जी की जो हमारी योजना है उससे लाभान्वित किया है, और हम सभी को अपनी शुभकामनाएं देते हैं कि वो उनका जीवन मंगलमय हो और आगे वो ऐसे ही खुशी और जो सरकार ने उनको ये जो सुविधा उपलब्ध कराई है उससे आगे अपना जीवन यापन आगे कर पाए। और खबर महाराजगंज से है, जहां पर 5वें दिन तांडव मचाने के बाद खुखार तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया है, जिसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। तेंदुए ने 3 ग्रामीणों को घायल किया था, कई बकरियों और सियार को शिकार बनाया था। आपको बता दें, बीते 5 दिनों तक तेंदुए के चहलकदमी से आसपास के गांव में दहशत का माहौल था। वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में तेंदुआ फंसा, जिसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। महाराजगंज के नौतनवा तहसील क्षेत्र के हरिलालगढ़ के पास पिंजरा लगाया गया था।
और सेंट्रल नोएडा के खेड़ा धर्मपुरा गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक मां ने अपने 2 मासूम बच्चों की गला दबाकर हत्या कर दी। वह बच्चों को दफनाने के लिए जा ही रही थी कि इससे पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि बादलपुर थाना पुलिस को सूचना मिली कि सोनू नामक व्यक्ति की पत्नी सोनम ने अपने 2 बच्चों की हत्या कर दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब महिला से पूछताछ की तो उसने पहले बच्चों की मौत को बीमारी का कारण बताया, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर उसने सच उगल दिया। सोनम ने बताया कि उसने अपनी 6 वर्षीय बेटी और 4 वर्षीय बेटे के गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और वही डीसीपी शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। और नोएडा के थाना एक्सप्रेसवे पुलिस छपरौली गोल चक्कर पर चेकिंग कर रही थी। इस दौरान वाजिदपुर पुश्ती की तरफ से आ रही बिना नंबर प्लेट बाइक सवार 2 लोगों का रुकने का इशारा किया गया। पुलिस को देखकर पीछे मुड़कर भागने लगे। रेनबो फार्म हाउस से आगे एक्सप्रेसवे पुलिस द्वारा बाइक सवार 2 लोगों को घेरा गया। बाइक सवार डुब क्षेत्र की तरफ कच्चे रास्ते की तरफ मुड़ गए। कीचड़ होने की वजह से बाइक फिसलकर गिर गई। दोनों बदमाश नीचे की तरफ भागने लगे। मिली जानकारी के मुताबिक अपने को घिरा देखकर दोनों में लिए तमंचों से जान से मारने की नीयत से पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसकी पहचान नितिन पुत्र सुशील के रूप में हुई है और उसकी उम्र 22 साल बताई जा रही है। वहीं इस पर 10 से ज्यादा मुकदमे भी दर्ज हैं। वहीं कॉम्बिंग के बाद दूसरे बदमाश को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसकी पहचान मोहन उर्फ मोनू पुत्र स्वर्गीय ब्रजपाल के रूप में हुई है। इसकी उम्र 24 साल बताई जा रही है और इसका आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है। दोनों के कब्जे से 2 तमंचे 315 बोर, 2 जिंदा और 2 खोखा कारतूस 315 बोर व एक संदिग्ध मोटरसाइकिल 5 मोबाइल बरामद किए गए हैं। आसबा थाना एक्सप्रेस वे की पुलिस छपरौली गोल चक्कर के पास चेकिंग कर रही थी। यहाँ पर एक संदिग्ध मोटरसाइकिल आती हुई दिखाई दी बिना नंबर प्लेट की। उसको रोकने का प्रयास किया गया, गाड़ी ना रोक करके वो भागा और पुलिस के द्वारा पीछा किया गया। तो पीछा करने पर पुलिस पार्टी की पुलिस ने फायरिंग की। पुलिस पार्टी की द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई। इसमें एक बदमाश घायल हुआ। घायल बदमाश की पहचान नितिन के रूप में हुई है, जो नंदग्राम गाजियाबाद में रहता है। शातिर अपराधी है, कई मुकदमे पंजीकृत हैं इसके ऊपर। बाद में काम्बिंग के दौरान एक दूसरा बदमाश भी पकड़ा गया, जिसका नाम मोहन है। वो मूल रूप में बागपत का रहने वाला है, यहाँ लोनी गाजियाबाद में रहता है। और अमरोहा में चकबंदी विभाग का ड्राफ्टमैन किसानों से अवैध वसूली करते हुए पकड़ा गया है। हसनपुर तहसील के चकबंदी विभाग में तैनात ड्राफ्टमैन नक्शा बनाने के नाम पर किसानों से अवैध वसूली कर रहा था, जिसका वीडियो वायरल हो गया है। आपको बता दें कि इस मामले में किसानों ने आरोप लगाया है कि ड्राफ्टमैन उनसे नक्शा बनाने के नाम पर पैसे मांग रहा था। इस मामले को लेकर डीएम निधि गुप्ता ने कहा कि बाबू को निलंबित कर दिया गया है। ड्राफ्टमैन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खबर नोएडा से है, जहां पर पैसे के लालच में राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाली गैंग को गिरफ्तार किया गया है। जी हां, आपको बता दें, फर्जी दस्तावेज तैयार कर पासपोर्ट बनाने वाले गैंग के 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस गैंग का सरगना सचिन जौहरी है, जो फर्जी दस्तावेज के आधार पर पासपोर्ट बनाया करता था। आरोपी के पास से 500 से ज्यादा पासपोर्ट बनाने के सबूत मिले और इतना ही नहीं, आरोपी बिना मकान मालिकों की रजामंदी के फर्जी तरीके से रेंट एग्रीमेंट तैयार कराया करता था। पुलिस टीम द्वारा एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है, जिनका काम फर्जी दस्तावेजों को तैयार करना था। सबसे पहले ये लोग नोटरी को मिसयूज करते थे। इनके पास नोटरी का लाइसेंस खुद नहीं था और अन्य लोगों की नोटरी को भी मिसयूज करके फर्जी रेंट एग्रीमेंट बनाते थे। फर्जी रेंट एग्रीमेंट बनाने के बाद ये लोग उस फर्जी रेंट एग्रीमेंट से आधार में एड्रेस चेंज करते थे, तो उससे फर्जी आधार बनाते थे। आधार में एड्रेस बदलने के बाद ये लोग रेंट एग्रीमेंट को और आधार को लेकर बैंक में अकाउंट खुलवाते थे, उसी फर्जी रेंट एग्रीमेंट से फर्जी एड्रेस पर। पुलिस आयुक्त महोदय गौतम बुद्ध नगर और डीसीपी ग्रेटर नोएडा महोदय के कुशल निर्देशन में चल रहे व्यक्तियों के विरुद्ध अभियान में आज थाना बीटा 2 पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। इसमें
P3 गोल चक्कर पर आज SHO बीटा 2 और उनकी टीम संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की चेकिंग कर रहे थे। इसमें से एक मोटरसाइकिल आती हुई दिखी, जिसको रोका गया। रोकने में अभियुक्त ने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। और लखीमपुर खीरी से खबर आ रही है, जहां चोरों ने पुलिस को खुली चुनौती दे डाली है। आपको बता दें कि पुलिस चौकी से चंद कदम दूरी पर बीती रात चोर रेडीमेड दुकान से 1 लाख नकदी समेत 3.5 लाख रुपए के कपड़े चोरी कर लिए। तो वही ढखेरबा पुलिस चौकी से चंद 100 मीटर की दूरी पर मंटू वाली गली में रेडीमेड कपड़ा व्यापारी की दुकान में पूरी घटना को अंजाम दिया गया। लखा निवासी शिवपूजन सराके ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि छत से उतरे चोरों ने पूरी घटना को अंजाम दिया। फिलहाल चोरी की घटना का खुलासा करने के लिए पुलिस को तहरीर दी गई है, जिसके बाद पुलिस जांच में जुटी हुई है। और अमरोहा में शॉर्ट सर्किट से जैकेट कारखाने में भयंकर आग लग गई। वहीं आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास के लोग मकान खाली कर दूर भाग गए। आग लगने से 25 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। मामले की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मामला गजरौला कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला चमनबाग का है। एक वीडियो संज्ञान में आया था, जिसमें हसनपुर की चकबंदी विभाग के एक ड्राफ्ट्समैन है। वो वीडियो में कुछ लेन देन के उसमें नेशनल कैडेट कोर का 76वां स्थापना दिवस है और मुझे बड़ी खुशी है कि छत्तीसगढ़ के एनसीसी कैडेट्स ने जो प्रदर्शन किया है हमारे चीफ मिनिस्टर के सामने, वो बिल्कुल अव्वल दर्जे का था। हम एनसीसी की ओर से ये संदेश हर एक नागरिक के पास पहुंचाना चाहते हैं कि हम एनसीसी कैडेट्स को ऐसी ट्रेनिंग देते हैं जिससे कि उनको आर्म फोर्सेस में ज्वाइन करने का लिए तैयारी की जाती है और साथ ही में एक देश का अच्छा नागरिक बनाने की हमारी तरफ से पूरी कोशिश की जाती है। और इसी के साथ साथ हम चाहते हैं कि एनसीसी कैडेट्स भी आगे चलकर अपने समुदाय में भी ये अच्छा एक नागरिक बनने की सबको जो है सिखलाई देते हैं। छत्तीसगढ़ के एनसीसी ग्रुप के अंदर हमारे पास फ़िलहाल एक एयर स्क्वाड्रन है जिसका ट्रेनिंग हम रायपुर में के अंदर करते हैं। तो चीफ मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि बाकी जगह पर 3 जगह का उन्होंने नाम दिया है कि वहाँ पे भी ये सुविधाएं होनी चाहिए। हम ये जो उनका सुझाव है इसको आगे ले चलेंगे और हमारी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि बाकी जगहों पर भी जो है एयरफोर्स कैडेट्स ट्रेनिंग की फैसिलिटी लाने के लिए पूरी कोशिश। और 3 जगह कौन सा है सर? देखा जाता है कि एनसीसी के लोग जो छात्र हैं उनका ज़्यादा चयन। हम पूरी कोशिश करते हैं कि एनसीसी कैडेट्स जो हमारे आर्म फोर्सेस है उसके अंदर एक अफसर बन के जाए, आर्मी नेवी एयरफोर्स के अंदर। और जो लोग अफसर नहीं बन पाते उनको भी जो बाकी कैडेट्स को हम पूरी सुविधा देते हैं कि वो अगर इंडियन आर्म फोर्सेस में एक जवान के रूप में यानी कि अग्निवीर के रूप में भर्ती होना चाहते हैं तो हम उनके लिए ट्रेनिंग देते हैं, हम उनके लिए कोचिंग क्लास भी चलाते हैं और उनको पूरा मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है आर्म फोर्सेस में ज्वाइन करें। देखिए, आप सबको ज्ञात है कि हम हर वर्ष चौथे सप्ताह रविवार नवंबर के महीने में एनसीसी डे मनाते हैं। 1948 में एनसीसी की स्थापना हुई है और ये वर्दीधारी युवा संगठन है जो सबसे बड़ा संगठन है, जिसमें फौजी ट्रेनिंग के साथ साथ कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सामाजिक जागरूकता की बातें हैं, वो कैडेट्स के माध्यम से पूरे समाज में बताई जाती हैं। तो हम इस उत्साह को हर वर्ष मनाते हैं और आज ये बड़ा सौभाग्य है कि हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया आज इस कार्यक्रम पर यहाँ पर उपस्थित हुए। पिछले कुछ वर्षों में ऐसा नहीं हुआ था कि मुख्यमंत्री ऐसे कार्यक्रम में आते हैं, लेकिन बड़ा सौभाग्य का दिन है कि हमारे इस प्रदेश के मुखिया आज इस अवसर पर उपलब्ध हुए। बता दें कि एनसीसी सेलिब्रेशन डे पर आयोजित कार्यक्रम ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। ग्राउंड में एनसीसी कैडेट्स ने प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाया कि कैसे नक्सली मुठभेड़ में सेना के जवान कार्रवाई को अंजाम देते हैं। कुल मिलाकर कहें तो जोहर एनसीसी कैडेट्स ने दिखाया, उसे देखकर सभी ने छात्रों की हौसला अफजाई किया।
नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जो दिखाया है, रियल जंगलों में जिस तरीके से मुठभेड़ होता है या फिर रेस्क्यू होता है, वो सेम तरीके से यहाँ पे भी किया गया है। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि इस ग्राउंड में आज एनसीसी के 74वें जो दिवस है उसको मनाने के चलते मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आए हुए थे। उनके सामने नाच और डांस के माध्यम से ये चीजें को दिखाया गया है कि किस तरीके से अगर वो इंडियन आर्मी के लोग अगर रेस्क्यू करते हैं तो नक्सली मुठभेड़ में किस तरीके से होता है और कैसे रेस्क्यू किया जाता है और कैसे उनको मारा जाता है, ये सब चीजों को उनमें दिखाया गया है। और भी आपको बता दूं कि यहाँ पे जो पहले एनसीसी के किए वाले क्रेडिट कोर्स वाले जो एनसीसी के लोग हैं, वो जो उनके लिए भी एक वेबसाइट निकाला गया कि सभी एनसीसी के लोगों को एक जगह किया जाए। और वो जब मुख्यमंत्री जी से हमने बात किया तो उन्होंने कहा है कि बहुत आभार है क्योंकि इस तरीके का कार्यक्रम उन्हें अच्छा लगा है। और भी बातें बहुत से निकल के सामने आए। बने रहिएगा हर खबर के साथ। कैमरामैन शुभजीत के साथ मैं सलमान जंगली, रायपुर। और वहीं रायपुर दक्षिण उपचुनाव में बीजेपी ने लगातार 9वीं बार विजयश्री हासिल की है। रायपुर दक्षिण में फिर कमल खिला है। 46,167 वोटों से भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी को ऐतिहासिक जीत मिली है। वहीं अपनी हार पर कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा ने कहा कि हम स्वीकार करते हैं कि दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में हमें हार का सामना करना पड़ा है। चुनाव प्रचार में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन दक्षिण विधानसभा की जनता हमें आशीर्वाद नहीं दिया। जैसा कांग्रेस पार्टी ने सोचा वैसा नहीं पाया है। मजबूती से लड़े पर विधानसभा में जीत हासिल नहीं कर पाए। हमारे लिए ठीक है, अगली बार और मजबूती से लड़ेंगे। हम लोग ये परिणाम हमारा रूप नहीं आया। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव अच्छा लड़ा था, लेकिन नतीजे हम सोचे थे नतीजे आ नहीं पाए। कि वोटिंग, जनता का वोटिंग का पैटर्न समझने में है, मुझे लगता है गलती हो गई। वोटिंग जैसे दिया जाता है वैसे वोटिंग में जनता का मूड भापने में कमी रह गई। लेकिन चुनाव हम लोग अच्छा लड़ा, प्रयास पूरा भरपूर किया और ये जनता का जनादेश लोकतंत्र में जो होता है वो अंतिम होता है और स्वीकार है। हम मजबूत बस के तरह रायपुर दक्षिण में हम काम करेंगे। और जसपुर में ओपन चैलेंज ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता के समापन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी शिरकत की। सीएम ने इस दौरान मौजूद लोगों को संबोधित भी किया। सीएम साय ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। कि अध्यक्ष महोदया श्रीमती ममता कश्यप जी, हरजीत सिंह भाटिया जी और इस आयोजन समिति के सम्माननीय अध्यक्ष श्री रविशंकर परहा जी, उमाशंकर भगत जी, अनूप गुप्ता जी और आज के कार्यक्रम का संचालन कर रहे श्री आनंद शर्मा जी, मंच में विराजमान सभी हमारे नेतागण, मैं क्षमा चाहूंगा, सबका नाम जानता हूं लेकिन लेने में थोड़ा समय लगेगा। हमारे जिले के कलेक्टर श्री रोहित व्यास जी, एसपी श्री शशि मोहन सिंह जी और इस भव्य समापन समारोह में उपस्थित इस क्षेत्र के सभी खेल प्रेमी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, आज फाइनल प्रतियोगिता में शामिल दोनों टीम के कप्तान, खिलाड़ी बंधुगण, मीडिया के साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का आज के इस समापन समारोह में हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और वैसे ये प्रतियोगिता पिछले 33 साल से बागबहार में चल रहा है। ये स्टेडियम अच्छा बन गया। इसके पहले उधर शहर के अंदर एक स्टेडियम था, उसमें होता था। तो हम कई बार इस खेल प्रतियोगिता के या तो शुभारंभ में आए हैं या समापन में आए हैं और आज हमारा सौभाग्य है कि मुख्यमंत्री के नाते आज पहली बार इस भव्य प्रतियोगिता के समापन समारोह में
आप लोगों के बीच में हम उपस्थित हैं। पिछले 32-33 सालों से ये खेल का आयोजन हमारे बागबहार के खेल प्रेमी बंधुगण श्री रवि पराह जी और उनकी पूरी टीम युवा क्रीड़ा क्लब कर रहा है। मैं क्लब को और समस्त बागबहार वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस आयोजन का लगातार वो लोग संचालन हर साल करते आ रहे हैं। ये प्रतियोगिता 1 महीना चला है, जिसमें छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा से हजारों खिलाड़ी भाग लिए हैं। कुल 32 टीम यहां पर हिस्सा ली है। आप सब लोग 1 महीना तक इस फुटबॉल प्रतियोगिता का आनंद लिए हैं। हमारा ये छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश में खेल को बहुत आगे बढ़ाना चाहती है और हमारे प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है खेलो इंडिया, और उसके तहत भी हमारे प्रदेश के जो खेल जगत के प्रतिभा है उनको सामने लाने का प्रयास हो रहा है। अभी बस्तर में आप सबको मालूम है कि हमारा बस्तर संवेदनशील इलाका है। आज भी 5 जिला वहां पर संवेदनशील है और अभी खेल को बढ़ावा देने के लिए वहां पर हम लोग बस्तर ओलंपिक का आयोजन किए हैं, वो चल रहा है। और जब हम लोग इसके लिए बैठे थे तो हमारी कल्पना थी कि 50-60 हजार लोग इसमें पंजीयन कराएंगे, लेकिन आप लोगों को बताते हुए हमको गौरव हो रहा है कि 1,65,000 पंजीयन हुआ बस्तर क्षेत्र में, जो कि पूरा ट्राइबल क्षेत्र है। और बराबर का पंजीयन, जितना पुरुष लोगों का पंजीयन है उतना ही महिलाओं का भी पंजीयन है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे संवेदनशील क्षेत्र के हमारे जो 18 साल से लेकर 35 साल तक के युवा भाई और बहन हैं, वो विकास की मुख्यधारा से जोड़ना चाहते हैं और इसलिए आयोजन हम लोगों ने किया है। और अभी जिला स्तर का समापन का कार्यक्रम चल रहा है और जब संभाग स्तर का या प्रदेश स्तर का कह सकते हैं उसका समापन होगा तो हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी उसका समापन करने के लिए आने वाले हैं। और लगातार छत्तीसगढ़ के अंदर में खेलों के विस्तार के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और अभी आपको बताते हुए गौरव हो रहा है कि जो छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ है उसका भी हमारे छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने हमको मुख्यमंत्री के नाते अध्यक्ष बनाया है और हम लोग आने वाले समय में खेल को और बढ़ावा देने वाले हैं। अभी राष्ट्रीय स्तर का हमारा फॉरेस्ट विभाग का खेल कूद वहां पर संपन्न हुआ है रायपुर के अंदर में। 4 दिनों तक ये चला और पूरे देश के जो वन विभाग के हमारे खिलाड़ी थे सबने वहां पर आकर